टैक्स बना क्यों रखा है भाई? कभी सोचा है? तुम्हें गरीब करने के लिए बना रखा है भाई टैक्स। हमें उस सरकार को पैसा देने की क्या जरूरत पड़ रही है जो खुद पैसा छाप रही है, जो खुद नोट प्रिंट कर रही है? काश भाई ये इतना आसान होता जितना तुमने बता दिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती, है ना। बिना प्लानिंग के पैसे छापना ऐसा है जैसे लोहे के चप्पल पहनकर जलते कोयले पर दौड़ लगाना। थोड़ी देर तो सब ठीक लगेगा, फिर दर्द इतना होगा, इतनी जलन होगी कि हमेशा याद रहेगा। किसी भी देश में मनी प्रिंटिंग की जिम्मेदारी वहाँ के सेंट्रल बैंक की होती है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका में फेडरल रिजर्व, यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक। कोई भी देश तभी नया पैसा छाप सकता है जब उसकी इकोनॉमी में उसे संभालने की कैपेसिटी हो। अगर ज़्यादा पैसा छापा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेज़ी से ऊपर चली जाती हैं। कई देश करेंसी प्रिंट करने से पहले ये देखते हैं कि उनके पास गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। देश का ग्रोथ रेट और जीडीपी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम जिम्बाब्वे की केस स्टडी लेते हैं। जिम्बाब्वियन सरकार की पैसों को लेकर गैर जिम्मेदार पॉलिसीज़ की वजह से 2008 में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि जो मिठाई एक जिम्बाब्वियन डॉलर की आती थी वो सिर्फ एक साल में 231 मिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर की हो गई थी, जिस वजह से देश में रनवे इन्फ्लेशन की नौबत आ गई थी। यानी वस्तुओं की कीमत इतनी रैपिडली और अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ गई कि उसे संभाल पाना सरकार के लिए भी नामुमकिन हो गया। क्या आप यकीन कर पाओगे? सोचिए अगर ऐसा हमारे देश में हुआ तो। लेकिन अमेरिका का केस सबसे अलग है। जहाँ किसी भी देश को ज़्यादा करेंसी छापने से इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है, वहीं अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ के तहत अपने हिसाब से पैसा छाप सकता है, क्योंकि अमेरिकन डॉलर की दुनिया भर में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अतिरिक्त छापे गए डॉलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है। आखिर ऐसी कौन सी खास बात है अमेरिकन डॉलर में जो इसे बाकी करेंसी से इतना पावरफुल बनाती है? यूएस डॉलर के डोमिनेंस को समझने के लिए हमें इसके ओरिजिन से शुरुआत करनी होगी। यूएस के निर्माता स्पेनिश सिल्वर डॉलर के आधार पर यूएस की अपनी खुद की करेंसी तैयार करना चाहते थे। स्पेनिश सिल्वर डॉलर किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की नॉर्थ अमेरिका में स्थित कॉलोनीज में यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के तकरीबन 100 साल पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था। 1869 से पहले तक अमेरिका में पैसा प्राइवेट कंपनीज ही छापती थी। कई बदलावों के बाद 1792 में प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन के दौर में कॉइन एज एक्ट ऑफ 1792 आया, जिसने डॉलर को यूएस में एक बेसिक यूनिट के रूप में स्थापित किया। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद से डॉलर यूएस की एकमात्र करेंसी बन गया। डॉलर का यूएस में इंपॉर्टेंस तो समझ में आता है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया? आइए समझते हैं। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब बहुत सी कंट्रीज़ ने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को बंद कर दिया ताकि वो अपनी मिलिट्री एक्सपेंस के लिए पेपर करेंसीज का इस्तेमाल कर सकें। इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी करेंसीज की वैल्यू गिर गई। 1931 में ब्रिटेन ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया और अब डॉलर ने लीडिंग रिजर्व करेंसी बनकर दुनिया में पाउंड को रिप्लेस कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एशियन और यूरोपियन इकोनॉमीज़ पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, तब अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी हद तक सेफ थी। वॉर के दौरान यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने अपने गोल्ड रिजर्व्स यूएस से हथियार व सामान खरीदने में ख़त्म कर दिए। अब यूरोप और एशिया को अपने देश फिर से रिबिल्ड करने के लिए यूएस से डॉलर की ज़रूरत थी। इस वजह से यूएस को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर मिलनी शुरू हो गई। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई, तब डॉलर का महत्व और बढ़ गया। 1944 में इस एग्रीमेंट ने यूएस डॉलर को ऑफिशियल रिजर्व करेंसी बना दिया। अब जानते हैं डॉलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यूएस डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। फॉरेन गवर्नमेंट्स और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स डॉलर डोमिनेटेड एसेट्स जैसे कि यूएस ट्रेजरी डेब्ट को रिजर्व की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू को कंट्रोल कर सकें। दुनिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व में यूएस डॉलर की मात्रा लगभग 59% है। यूएस डॉलर्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस पैसा बारो करने के लिए भी करती हैं। दुनिया के कुल एक्सटर्नल डेब्ट में डॉलर का हिस्सा 64% है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर में होने वाले 58% इंटरनेशनल पेमेंट्स यूएस डॉलर में ही किए जाते हैं। अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यूएस की कंपनीज ग्लोबल ट्रेड में बड़ा रोल निभाती हैं। उनका व्यापार डॉलर में होने की वजह से जो कंपनीज अमेरिकन नहीं हैं, उन्हें भी डॉलर में ही ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। साथ ही अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई देश यूएस से कर्जे ले चुके हैं या ले रहे हैं, चाहे फिर वो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट हो, जो देशों के बीच होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, या क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी चिप्स हो,
बहुत सी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अमेरिका के इन्फ्लुएंस पर चलती हैं, जिस वजह से डॉलर को आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी माना जाता है। दुनिया के अधिकांश व्यापारिक लेन देन, खासकर तेल और अन्य कच्चे माल का व्यापार डॉलर में ही किया जाता है। डॉलर के माध्यम से होने वाले लेन देन से अमेरिका को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वो दुनिया भर के देशों को अपनी पॉलिसीज़ का पालन करने के लिए मजबूर कर सके। इसके अलावा अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है, जिस वजह से अन्य देश इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर को अपनी करेंसी के रूप में चुनते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक व्यापारिक समझौता है जिसमें अमेरिका अपने ट्रेड पार्टनर्स को चुनकर उन्हें इकोनॉमिक, ट्रेड और पॉलिटिकल बेनिफिट्स देता है। लेकिन अगर कोई देश अमेरिका के फाइनेंशियल या पॉलिटिकल अप्रोच से डिसएग्री करता है या उसकी पॉलिसीज़ को मानने से मना करता है तो अमेरिका उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है। FTA ब्लैकलिस्टिंग का मतलब है उस देश पर ट्रेड सैंक्शंस लगाना जिससे उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस देश के साथ बिजनेसेस करने से कतराती हैं, जिससे उस देश की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल के सहारे इसको और अच्छे से समझते हैं। ईरान और रशिया जैसे देशों को अमेरिकी ब्लैकलिस्ट का शिकार होना पड़ा है। उदाहरण के लिए 2018 में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इकोनॉमिकल सैंक्शंस को फिर से लागू किया, जिसमें ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को डॉलर में लेन देन से रोक दिया गया। इससे ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों के लिए अमेरिकन डॉलर का उपयोग करना कठिन हो गया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसी प्रकार रशिया पर भी 2014 और फिर 2022 में यूक्रेन क्राइसिस के बाद कई सैंक्शंस लगाए गए थे। हालांकि पिछले कुछ दशकों में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज देख सकते हैं। ग्लोबल रिजर्व्स में डॉलर का हिस्सा जो साल 2000 में 70% था, वो अब कम होकर तकरीबन 59% तक गिर गया है। तो क्या कहना सही होगा कि डॉलर बहुत ही जल्द वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना डोमिनेंस खो देगा? आइए आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अगर फॉरेन रिजर्व्स US डॉलर से दूर जा रहे हैं तो फिर वो ज़रूर यूरो और येन जैसी ट्रेडिशनल करेंसीज को अपना रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंगली कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और चाइनीज़ रेमनबी जैसी नॉन ट्रेडिशनल करेंसीज अब फॉरेन रिजर्व में अपनी जगह बना रही हैं। इसका कारण है इन देशों की मजबूत अर्थव्यवस्था। रशिया और चाइना जैसे देश US के फाइनेंशियल सैंक्शन से परेशान हैं, इसलिए वो एक्टिवली डॉलर के अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो क्या वर्ल्ड अब डी-डॉलराइजेशन की तरफ मूव कर रहा है? आइए इसको भी समझते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था, एनी कंट्री दैट ट्राइज डी-डॉलराइजेशन शुड से हेलो टू टैरिफ्स एंड गुड बाय टू अमेरिका। तो क्या डॉलर का डोमिनेंस अब खतरे में है? क्या ये है डी-डॉलराइजेशन? चलिए इसको अब सरल भाषा में समझते हैं। डी-डॉलराइजेशन का मतलब है अमेरिकन डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करना और अपनी नेशनल या दूसरी अल्टरनेटिव करेंसी का इस्तेमाल बढ़ाना। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डॉलर पर डिपेंड रहने वाले देशों को US की पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। अमेरिकन सैंक्शंस या पॉलिसी चेंजेस से उस देश की इकोनॉमी काफ़ी प्रभावित हो सकती है। दूसरी वजह है डॉलर में उतार चढ़ाव होने से ट्रेड में इनस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। अगर कोई देश अपनी नेशनल करेंसी या किसी दूसरी स्टेबल करेंसी का उपयोग करता है तो वो अपनी करेंसी मार्केट को ज़्यादा स्टेबल बना सकता है। तीसरी वजह यह है कि अगर कोई देश अपनी करेंसी का उपयोग करता है तो वो अपने रिसोर्सेज और ट्रेड को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और एक और अहम कारण है इन्फ्लेशन। जब अमेरिकी सरकार ज़्यादा डॉलर्स छापती है तो उसकी वैल्यू गिरती है, जिससे अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ता है। तो डॉलर के डोमिनेंस को कौन से चैलेंजेस मिल रहे हैं, आइए देखते हैं। 2010 से US ने अपनी सैंक्शंस की पावर का कड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा संबंध आता है चाइना और रशिया जैसे देशों से, जिन्हें इन सैंक्शंस का सामना सबसे अधिक करना पड़ता है। ये देश अपनी करेंसीज में बिजनेस करना चाहते हैं ताकि इन सैंक्शंस का उनके ट्रेड पर कम असर पड़े। इसलिए ये देश अपनी अपनी करेंसीज को डॉलर के अल्टरनेटिव की तरह प्रमोट कर रहे हैं। ब्रिक्स देश, जिसका भारत एक अहम सदस्य है, एक कॉमन करेंसी डेवलपमेंट करने की सोच रहा है। पेमेंट टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस भी डॉलर डोमिनेंस पर काफ़ी हद तक असर डाल सकते हैं। पहले दो अलग अलग करेंसीज में होने वाले ट्रांजैक्शंस काफ़ी धीमे, महंगे और ट्रैक करने में मुश्किल होते थे। दूसरी ओर डॉलर में ट्रांजैक्शन करना काफ़ी आसान था, पर अब चाइना और इंडिया जैसे देश खुद के पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिससे US डॉलर की सहायता के बिना वो दूसरी करेंसी को डायरेक्टली अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। भारत ने भी पिछले कुछ सालों में अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए अमेरिकन डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI और भारतीय रुपये का प्रोत्साहन प्रमुख है। UPI भारत में डिजिटल पेमेंट्स का सबसे पॉपुलर मीडियम बन गया है, जिसने कैश के उपयोग को कम किया है और डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत किया है। भारत ने सिंगापुर, UAE, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस और नेपाल जैसे देशों के साथ UPI को जोड़ा है, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए डॉलर की ज़रूरत कम हुई है। UPI और रुपे कार्ड को एक करके भारत इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क्स पर भी अपनी निर्भरता कम कर रहा है। इंडिया ने कई देशों के साथ रुपए में ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, खास करके रशिया, ईरान और UAE के साथ।
आरबीआई ने अपनी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में गोल्ड और दूसरी करेंसीज के हिस्से को बढ़ाकर डॉलर पर निर्भरता कम की है। साथ ही इंडिया ने इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड यानी मसाला बॉन्ड को भी प्रमोट किया है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि इंडिया अब डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहा है? क्या ये इंडिया के लिए इतना आसान है? जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को डी डॉलराइजेशन को लेकर चेतावनी दी, तब इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कार्नेज एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस वाशिंगटन में कहा था, वी हैव नेवर एक्टिवली टारगेटेड द डॉलर, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ ईदर आर इकोनॉमिक पॉलिसी और आर पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक पॉलिसी। मतलब इंडिया की किसी भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या स्ट्रैटेजिक रणनीति में डॉलर से दूर जाने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका डॉलर की ग्लोबल पोजीशन को बनाए रखना चाहता है। अगर भारत डी डॉलराइजेशन को एक्टिवली सपोर्ट करता है तो अमेरिका इसे एक चैलेंज की तरह देख सकता है। अमेरिकन कंपनीज और इन्वेस्टर्स का इंडिया में बिजनेस करने का इंटरेस्ट इससे प्रभावित हो सकता है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर भी परेशानियां आ सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत अमेरिका के बीच सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर फाइनेंशियल फ्रंट पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर भी पड़ सकता है। चाइना तो पहले से ही युआन को डॉलर के अल्टरनेटिव के रूप में बढ़ावा दे रहा है। इंडिया अगर डॉलर से हटकर युआन के बजाय मल्टी करेंसी सिस्टम को अपनाने की कोशिश करता है तो दोनों देशों के बीच टेंशन्स बने रह सकते हैं। बॉर्डर्स पर पहले से ही इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी तनाव है। युआन को नकारना इंडिया के लिए सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी खड़े कर सकता है। इंडिया फिलहाल तो इस मामले में बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया को इस मामले में बैलेंस्ड पॉलिसीज अपनानी होंगी जिससे वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी प्राप्त कर सके और वर्ल्ड सुपर पावर्स के साथ अपने संबंध भी मजबूत रख सके। डी डॉलराइजेशन दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला रही है। क्या भारत को पूरी तरह डॉलर पर निर्भरता छोड़ देनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।